नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं आप लोगों से डेली करता हूं, और वो ये कि प्लीज सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि इसका फायदा सभी परीक्षार्थियों तक मिलता रहे। आपको बता दूं कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से डेली मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है, जो कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं यानी कि यूपी पीसीएस 2024, साथ ही साथ में यूपी पीएससी आरओ और जो अन्य आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्जाम के साथ साथ में अन्य किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होंगे, आपके लिए डिकोड एग्जाम का डेली करंट प्रोग्राम आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा मैं एक पॉइंट यहां पर और ऐड ऑन कर दे रहा हूं कि अगर आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे तो हम लोग वीडियो के अंत में आपको एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न देते हैं, अभ्यास प्रश्न देते हैं, ताकि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी जो है करंट ओरिएंटेड होती रहे, साथ साथ में डायनामिक पोर्शन के साथ साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी जो है होता रहे। इसके अलावा वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग इस संख्या को बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आज कमेंट करके अपने उत्तर को देंगे। ठीक है, फिर ये हो गई कुछ सूचनाएं। अब हम आते हैं आज के सीधे टॉपिक पर। सीधे टॉपिक पर आने से पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर के देना था। प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको उस दिन बताया था और इस पर हमने डिटेल्स में आपको प्रश्न को कराया भी था। प्रश्न हमारा क्या था पिछले वीडियो का कि बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। मैंने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हालांकि आज मैंने आपको आंसर बता दिया है और पिछले वीडियो में आप लोगों ने जितने भी लोगों ने उत्तर दिया था लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। कुछ लोगों ने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया था, जो टास्क दिया था उनको भी उन्होंने लिखा था, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। आप आगे बढ़ें और इस बार आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ हो, आपको आरओ के थ्रू सचिवालय में पहुंचना है और पीसीएस के थ्रू आपको एसडीएम की पोस्ट एनी हाउ लेनी है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपको, ठीक है? सॉरी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दरअसल क्या हुआ कि जो मत देने की आयु थी उसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि अब अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप अपना मत अर्थात अपना वोट दे सकते हैं। चलिए आते हैं हम आज के अब सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा क्या है जो कि आपके चुनाव से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 प्रश्न अलग अलग कर दिया है और कई सारे प्रश्न हमने पिछले 2-3 वीडियो में हमने लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ था उसको हमने कवर कर दिया है। तो आप पिछले 2-3 वीडियो को देख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारा प्रश्न क्या है लोकसभा चुनाव से कि लोकसभा चुनाव 2024 कौन से नंबर का अर्थात किस नंबर का था, कौन सी लोकसभा का चुनाव था? आपकी ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 16वीं लोकसभा का, या बी 17वीं लोकसभा का, या सी 18वीं लोकसभा का, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी 19वीं लोकसभा का। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। छोटी छोटी चीजें जब भी आप लोग न्यूज देखें, कवर करें, तो वहां के जो जो पॉइंट्स हो आप उनको समझने की कोशिश करिए कि दरअसल ये न्यूज क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगर आपने समाचार सुना होगा तो कहीं ना कहीं आपने समाचार में जरूर सुना होगा कि इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि इस बार जो आपका लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा था ये कौन से नंबर का है? ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन में वही पॉइंट दे रखा है, ज्यादा डिटेल्स में हमने आपको नहीं दिया है क्योंकि इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो में लोकसभा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने करा दिए हैं। तो आपने अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। लोकसभा से संबंधित कुछ और फैक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लोकसभा से एक और आपके लिए है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं? ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है अभी पिछली लोकसभा में से इस लोकसभा के बीच में काफी ज्यादा बढ़ा है। हालांकि इस लोकसभा में 4 सीटें कम हो गई हैं, ठीक है, बट फिर भी जो है
पिछले 1-2 लोकसभा चुनाव से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है न सिर्फ लोकसभा के चुनाव में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा क्या है, लाभदायक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन है कि कुल 72 महिलाएं यानी कि 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी 73, या फिर ऑप्शन नंबर सी 74, या फिर ऑप्शन नंबर डी 75। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 74 जो है महिलाएं जो है सांसद जो हैं चुनी गई हैं इस बार, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 74 महिला सांसद चुनी गई हैं। ठीक, एक बात। दूसरा, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में 78 महिला सदस्य थी जो चुनी गई थी। इस बार जो है 4 कम हो गई हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी रेशियो कोई गड़बड़ नहीं है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो महिलाएं चुनी गई हैं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में, वो कहां से चुनी गई हैं? वो चुनी गई हैं आपके पश्चिम बंगाल से। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग 1-2 पॉइंट और पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए टास्क भी है कि हाल फिलहाल में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया था, ठीक है, वो क्या था, उसका नाम क्या था? ठीक है, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व ताकि संसद में बढ़ सके, इस पर आप लोगों को देख लीजिएगा चीजें। और महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट जो है पे आपके एग्जाम में एस्से लिखने के लिए भी आता है। तो विमेन एम्पावर से संबंधित यानी कि महिलाओं के बढ़ोतरी हो, महिलाओं के जो है विकास, महिलाओं का विकास हो सके, इस परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में जो है ये चीजें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ में जब आप एस्से लिखेंगे या फिर मुख्य परीक्षा में जब इस प्रकार के प्रश्नों को लिखेंगे तो वहां पर ये फैक्ट आपके काम आएंगे। साथ ही साथ में जो नियम और कानून महिलाओं से संबंधित बनाए जाते हैं, सीधे तौर पर प्रीलिम्स परीक्षा अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न वहां से पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नागी बर्ड सेंचुरी स्थित है, ये कहां पर अभी चर्चा में है, बताइए कहां पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है ये नागी बर्ड सेंचुरी, या फिर बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि जो नागी बर्ड सेंचुरी है दरअसल वो आपके बिहार में है। अब ये बात आती है कि दरअसल ये क्यों पूछा गया है, चर्चा में क्यों है? तो आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं कि दरअसल ये चर्चा में क्यों है। चलिए, तो सबसे पहले नागी जो बर्ड सेंचुरी है कहां पर है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा, भूलना आपको नहीं है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी से, नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए पर्टिकुलर नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरीज आपकी या बर्ड सेंचुरीज कहां पर अवस्थित है। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी बर्ड सेंचुरीज या नेशनल पार्क वगैरह जो चर्चाओं में रहा करते हैं उनको आप लोग अच्छे से रेडी कर लिया करिए, क्योंकि क्या होता है कि स्टैटिक से डायनामिक पोर्शन बन जाता है, यानी कि कोई भी पोर्शन जो चर्चाओं में रहता है वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दरअसल नागी बर्ड सेंचुरी जो है वो चर्चा में क्यों है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में बिहार के नागी बर्ड सेंचुरी और दूसरा नकटा बर्ड सेंचुरी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए क्या है, ये चर्चा में है और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामसर स्थल। अब आगे रामसर स्थल क्या होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल यानी कि नागी बर्ड सेंचुरी और नकटा बर्ड सेंचुरी को जो है रामसर स्थल में घोषित किया जाने के बाद कुल रामसर स्थलों की अगर हम बात करते हैं कितनी हो गई है रामसर साइट, तो अभी फिलहाल जून तक जो है कितनी हो गई है, ये 82 हो गई है, 82 हो गई है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए वर्तमान में या पर्टिकुलर महीने का नाम पूछ लेगा, बताइए इस महीने तक कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो समय इंटरनेट पर गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि प्रेजेंट में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। लेटेस्ट डेटा आपके पास पता होना चाहिए, क्योंकि आज 8 जून है, 8 जून तक लगभग आपके 82 जो है बर्ड सेंचुरी रामसर स्थल हो चुके हैं। बट जब आप दिसंबर में एग्जाम देंगे, ठीक है, या अक्टूबर में एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपको चीजों को पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग रामसर स्थलों के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है ये। तो रामसर साइट रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की क्या होती हैं, नम भूमियां होती हैं, या हम इसको आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि भी इसको कहते हैं।
ठीक है। इसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित वेटलैंड्स फॉर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका नाम, ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम ईरान का रामसर शहर है, तो ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है और रामसर स्थल आर्द्र भूमि के रूप में जाने जाते हैं। और आर्द्र भूमियों के बारे में आपको पता होगा कि दरअसल क्या होता है, जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं, बायो डायवर्सिटी से क्या होती हैं, रिच होती हैं, अर्थात वहां की जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और कहीं ना कहीं आर्द्र भूमियों से बहुत सारे फायदे होते हैं। आर्द्र भूमियों पर कई बार प्रश्न पूछता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, कहां कहां पर हैं, और वहां की बायोडायवर्सिटी अच्छी होती है। साथ ही साथ में जो ग्राउंड वाटर लेवल वगैरह भी रहता है, मेंटेन रहता है। नम भूमियां कई सारे चीजों के लिए फायदेमंद होती हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में आप लोग आर्द्र भूमियों के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नए विज्ञापन हेतु सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट किस लिए जारी किया गया है? दरअसल यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए भैया जी लोग कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दरअसल सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्यों जारी किया है, इसका क्या मतलब है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो इसका क्या मतलब होगा कि विज्ञापनों में भ्रामक दावे ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है, या फिर विज्ञापन केवल दावा कंपनी के हेतु हो इसके लिए, या फिर विज्ञापन दिखाने का समय निर्धारित हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विज्ञापन में भ्रामक दावे ना हो। आप लोगों को पता होगा कि इस समय इस पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है विज्ञापनों को लेकर के। इस पर मैंने कई सारे प्रश्न भी आप लोग को बनाए हुए हैं, ठीक है। विज्ञापनों में भ्रामक दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और जिसका इंपैक्ट जो है आम जनता पर, आम जनमानस पर पड़ता है। कहीं ना कहीं उसके साथ ये चीटिंग होती है, धोखा होती है। हम क्या होते हैं कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, उसका प्रचार, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके उस लोभ में आकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, वो उससे नुकसान भी होता है, और जो चीज, जो इंग्रेडिएंट उसमें लिखे होते हैं या जो चीजें हमें विज्ञापनों के माध्यम से बताई जाती हैं, असल में वो नहीं होता है, और ये हमारे अधिकारों के साथ, हमारे साथ क्या होता है, धोखा होता है। इसीलिए जो है चीजें इस पर बहुत तेजी से काम सरकार कर रही है, और इसीलिए जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्या कहा गया कि पहले विज्ञापन देने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पर साइन करना होगा, इस पर अनुबंध करना होगा, उसके बाद आप विज्ञापन को जारी करेंगे। और अगर आप अपने दावे के जो है अपने उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो आप पर विधिक कार्यवाही की जा सकती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी बोलते हैं, के बिना विज्ञापन जारी करने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि भाई देखो ऐसा है, विज्ञापन आप तभी जारी करोगे जब आप एसडीसी पर साइन करोगे, अन्यथा नहीं करोगे, क्योंकि यह हमारे अधिकारियों के साथ धोखा होता है। और आप लोगों से भी मेरी पर्सनली एडवाइस है कि कभी भी किसी विज्ञापन पर आप लोग मत जाया करिए, क्योंकि कोई बड़ा सेलिब्रिटीज अगर विज्ञापन करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि वो प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा, या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट लिखे होंगे वो उसमें प्रचुर मात्रा में होंगे। तो इसलिए अपने माइंड से अपनी चीजों को ध्यान में रख करके आप लोग करिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। इसलिए विज्ञापनों पर बहुत ज्यादा मत जाया करिएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बात हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कर लेते हैं, पीसीआई की, यानी कि जो भारतीय प्रेस परिषद है वो क्या होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं प्रेस से रिलेटेड, उनके बारे में इनके पास अधिकार होते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी स्थापना प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 अर्थात 1978 के तहत वर्ष 1979 अर्थात वर्ष 1979 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। कितना? एक अध्यक्ष और 28 सदस्य। और अगर हम इसकी बात करते हैं इसके मोटो की, तो दरअसल प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के जो पीसीआई है यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ जो है
इंडिया है, ये इसके अधिकार क्षेत्रों के बारे में जो है जानकारी रखती है और इस पर कई सारे प्रावधान कर दिए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय नौसेना का मिस्ट्री कार्यक्रम क्या है। ठीक है, मिस्ट्री कार्यक्रम, हालांकि भारतीय नौसेना जो है हरित पर्यावरण के लिए कई सारे कार्यक्रम करती है और उसी हरित पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में ही दरअसल ये मिस्ट्री कार्यक्रम एक है। तो बताना है आपको कि भारतीय नौसेना का मिस्ट्री कार्यक्रम क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन क्या है कि वनीकरण और समुद्री शैवाल की खेती आदि, या फिर अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाना, या कृषि में इन्वेस्टमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वनीकरण और समुद्री शैवाल की खेती आदि। आपको बता दूं मैं कि जो भारतीय नौसेना है वो हरित पर्यावरण के लिए काफी कुछ प्रयास कर रही है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कई सारे एनजीओ के साथ में मिलकर के हरित पर्यावरण हो और पर्यावरण के क्षेत्र में एक व्यापक सुधार हो सके, इसके लिए कई सारे कार्यक्रमों को जो है मिला करके वो कार्यक्रम कर रही है ताकि जो है पृथ्वी हरी भरी रह सके। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ पॉइंट है। तो नौसेना मिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ और मैंग्रोव रोपण, यानी कि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनको लगाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बढ़ाने की बात कर रही है। साथ ही साथ में जो शैवाल होती है यानी जिसको हम एल्गी बोलते हैं, उनकी खेती, मूंगा चट्टान सर्वेक्षण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से सरकारी निकायों और पर्यावरण के प्रति जागरूक फर्मों के साथ सहयोग कार्य में कार्य कर रही है। वही जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग संस्थाओं के साथ में मिलकर के नौसेना हरित पर्यावरण के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है बेहतरी के लिए। इसके अलावा HCL फाउंडेशन, क्या नाम याद रखिएगा, HCL फाउंडेशन और द हैबिटेट्स ट्रस्ट के साथ नौसेना की साझेदारी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के कायाकल्प और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। यानी कि HCL जो फाउंडेशन है और हैबिटेट्स ट्रस्ट, दो ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ नौसेना मिलकर के जो तटीय हमारा जो इकोसिस्टम होता है, जो कोस्टल जो एरिया होते हैं वहां इकोसिस्टम को बचाने के लिए और साथ ही साथ में जो समुद्री प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जो समुद्री प्रजातियां होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी नौसेना काम कर रही है। और आपको बता दूं कि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है और उसको बचाने का कार्य भी नौसेना कर रही है। साथ ही साथ में जो भी समुद्री संसाधन होते हैं, समुद्री जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए भी दरअसल नौसेना काम कर रही है। ये नौसेना का अपने आप में बहुत ही व्यापक, बहुत ही अच्छा कार्य है, इसके लिए नौसेना अपने आप में बधाई के पात्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चांग E6 किस देश का अंतरिक्ष यान है, अभी चर्चाओं में रहा है, बताइए फटाफट। हालांकि जैसा कि नाम लिखा है आप लोग शायद तुरंत समझ गए होंगे कि ये किस देश का अंतरिक्ष यान है, बट फिर भी बताइए आप लोग कि ऑप्शन नंबर ए आपका अमेरिका का है ये अंतरिक्ष यान, या फिर भारत का अंतरिक्ष यान है, या फिर सी चीन का अंतरिक्ष यान है, या फिर डी ऑप्शन जापान का है। तो अब नाम क्या है, चांग E6। अब नाम जैसा है उसके आधार पर आप चाहें तो ऑप्शन को बता सकते हैं। पहली बात, भारत तो आपका होगा ही नहीं, चांग पांग तो नाम होता नहीं है यहाँ पे। दूसरा, अमेरिका में भी इस प्रकार के नाम नहीं होता है। दो नाम आपके बच रहे हैं, एक चीन और एक जापान, तो दोनों में से एक हो सकता है। प्रायोरिटी किसकी बनती है, प्रायोरिटी दरअसल चाइना की ज्यादा बन जाती है, जो कि आपका सही उत्तर भी है क्योंकि चाइना ही इन सब मामलों में काफी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। तो चांग E6 जो अंतरिक्ष यान है किसका है, वो दरअसल आपका चाइना का है। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है और ये क्या कुछ है इसमें। तो चांग E6 चीन का अंतरिक्ष यान है, ठीक है, ओके। आगे, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसी घोषणा की है कि उसका अंतरिक्ष यान, कौन सा यान, चांग E जो है, यानी कि जो चांग E6 है, ठीक है, सॉरी, ये चांग E6 जो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से से पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है और इसके साथ ही चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने लाने का वाला चीन पहला देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से से क्या होगा, नमूने लाएगा और उसके आधार पर जो है काफी कुछ चंद्रमा पर चीजें साफ हो जाएंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है चाइना के लिए, वैश्विक स्तर पर अपने आप में उपलब्धि है कि किस तरीके से चीन का जो यान है वो वहां से नमूने को लेकर के आएगा पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच स्टाफ स्तर की बातचीत का छठा संस्करण
कहां पर आयोजित हुआ? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका नई दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी मुंबई में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अर्थात नई दिल्ली। हमने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको याद होगा, कि जहां पर इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हो, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, इस प्रकार के, तो वहां पर अगर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर कोई बैठक होती है तो दरअसल वो जो बैठक होती है वो मोस्टली आपको ऑप्शन में नई दिल्ली ही दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, इस 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर नहीं पता था, तो इन 4 ऑप्शन में जो दिए गए हैं, इनमें से नई दिल्ली वाला ऑप्शन की प्रायिकता बढ़ जाती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखेंगे और अगर उस ऑप्शन में नई दिल्ली ऑप्शन में है, तो अगर उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता होगा, अगर आपको रिस्क लेना होगा, तो रिस्क आप नई दिल्ली वाले ऑप्शन पर ले लीजिएगा। ये मैं आपको यहां पर एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? कि भारत, यानी कि व्याख्या क्या है इसकी? भारत और ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय नौसेना यानी कि आईएन और ओमान की रॉयल नेवी यानी कि आरएनओ के बीच स्टाफ स्तर की बातचीत का 6ठा संस्करण है। यह ध्यान रखिएगा। कब से कब तक हो रहा है? 4 से 5 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 6ठा था। और कब से कब तक? 4 से 5 जून 2024 के मध्य में। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 से 5 जून 24 लिखा है, यानी कि 2024 यहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा ओमान के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फैक्ट कुछ, जब कोई देश चर्चाओं में रहता है तो उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ओमान के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए, ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जो अरब सागर, ठीक, एक ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो 3 पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। हो सकता है कि ज्योग्राफी वाले जो है पेपर में आपके ये प्रश्न वहां से पूछ ले, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। इसके अलावा इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब, तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है आपका? यमन है। मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज जाकर के ओमान को मैप में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या उसकी स्थिति इसके अनुसार है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो देश होता है उसके आसपास की जो सीमाएं होती हैं या उसके आसपास जो देश अवस्थित होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए इस पर्टिकुलर देश के आसपास कौन कौन से देश हैं, बताइए, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई, यानी कि विश्व जो खाद्य सुरक्षा दिवस है वो कब से मनाया जाना शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2015 में, 2017 में, 2018 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2019 में। बताइए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाए जाने की शुरुआत इसकी हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2019 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत 7 जून 2019 से हुई है। डेट याद रख लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में, खासकर यूपीपीएससी आरओ में या जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर सीधे तौर पर दिनांक यानी कि डेट पूछ लेता है कि बताइए डेट क्या है। तो इसलिए आप लोग वर्ष तो याद ही रखिएगा, यानी कि 2019 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2019 में कब से? तो 7 जून यानी कि 7 जून 2019 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसमें प्रयास किसका था? इसमें प्रयास था दरअसल WHO का, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का। साथ ही साथ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसके प्रयासों से भी जो है क्या कहते हैं, ये दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और मैं कई बार कहता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी थीम आपको जो है क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करते हैं तो क्या है थीम? कि फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ये इस वर्ष की क्या है? थीम है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भोजन को संरक्षित करने के प्रति लोगों को जागरूक करना। आपको बता दूं कि जो भोजन होते हैं, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इनके लिए, यानी कि इनके प्रिजर्वेशन के लिए, किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है या बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग, किस किस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, आपके घरों में फ्रिज होती है, यानी कि किसी खाद्य पदार्थ को अगर एक खास टेंपरेचर पर, किस पर, अगर किसी खास टेंपरेचर पर रख दिया जाए तो क्या होगा, वो प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर एक खास तापमान पर रखा जाए तो वो खराब नहीं होगा। और आपने ये भी देखा होगा, जब घरों में दूध आता है आपके, तो क्या होता है, जो हमारी मां होती हैं पहले उस दूध को क्या करती हैं, गर्म कर देती हैं। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को एक खास टेंपरेचर पर गर्म कर दें, यानी कि अगर उसको हीट प्रदान कर दें, तो भी कोई पदार्थ क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो दो टेक्निक तो आप अपने घर में ही देखते हो, यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी तकनीकें होती हैं जिनके माध्यम से आप फूड को एक लंबे समय तक क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। और ये आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा अपने आप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए प्रिजर्वेशन जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से अगर किसी ने बीएससी किया होगा या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया होगा, तो फूड प्रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पता होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या टेक्निक होती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि फूड प्रिजर्वेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर प्रश्न आपके जीएस थर्ड में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पूछ लेता है। ठीक है, तो टॉपिक खाद्य सुरक्षा आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके लिए आज का प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ज्यादा से ज्यादा देंगे, मेरा मनोबल इससे बढ़ेगा, मैं आपके लिए कुछ और बेहतर, कुछ और नया करने की कोशिश करूंगा। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका अभ्यास आपको अपनी कॉपी पर करना है। सिंपल जो कॉपी होती है, ध्यान रखिएगा, जब आप मुख्य परीक्षा के उत्तर को लिखिएगा तो ये नहीं, जो लाइनिंग वाली जो कॉपी होती है वहां पर आपको अपने उत्तर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे जो कॉपी होती है लाइनिंग वाली, इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होंगे तो जो आप नोट्स बना रहे होंगे या जिसमें आप उत्तर लिखोगे, वो जो कॉपी आपकी होगी वो कैसी होगी, वो आपकी कॉपी ब्लैंक पेपर वाली होगी। और देखना एक बार एक चीज कि फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉपी है, ठीक, ये कॉपी का क्या है, पेज है आपका, ठीक है। अगर सिंपल सा पेज है, इसमें आप एक तरफ लाइन ऐसे खींचिएगा, एक तरफ लाइन ऐसे खींचिएगा, और अपने उत्तर को यहां से लिखना शुरू करिएगा। इस तरीके से अपने उत्तर को लिखिएगा। ये जो पोर्शन होता है इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि कॉपी आपको मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से मिलती है। अब अगर आप नोट्स बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मुख्य परीक्षा के नोट्स बना रहे हैं, तो भी आपकी कॉपी का पेज ऐसे ही होगा, यानी कि इस तरीके से पेज होगा, दोनों साइड में लाइन यहां पर खींच लीजिएगा, ये यहां पर आप नोट्स बनाइएगा, और ये जो एरिया है इसको ब्लैंक छोड़िएगा। यहां पर जो जो चीजें करंट की इंपॉर्टेंट लगेंगी, वहीं पर करंट अफेयर्स की चीजें यहां पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो नोट्स ऐसे बनाइएगा, और कॉपी दरअसल क्या करिएगा, इस तरीके से लिखिएगा। कॉपी ऐसे लिखनी है, नोट्स ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, ये हो गया तरीका। इसको आप लोग लिख के देखिएगा कि क्या कुछ आप इसमें लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। मुख्य परीक्षा के जो मैं प्रश्न आपको देखता हूं, उनमें भी अगर आपको कहीं समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर जो आपने प्रश्न मुख्य परीक्षा का पूछा था उसमें मुझे चीजें समझ में नहीं आई हैं, बता दीजिए। तो जब मैं अगले दिन वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं उस प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।